नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज की इस नए क्लास में। और ये जो है MIL हिंदी का VVI क्वेश्चन 2023 से 27 का जो है दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हमने आप लोगों को जो बताया है वो आपके सिलेबस के बारे में बताया है कि MIL हिंदी का जो है क्या सिलेबस रहने वाली है, क्या सब आपको पढ़नी है और क्या आपको नहीं पढ़नी है, कितने मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, संपूर्ण जानकारी जो है हमने आपको पहले क्लास में दे चुके हैं। ठीक है, और ये आपका जो है दूसरा क्लास है और इस दूसरा क्लास में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले हैं, जो कि जहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए, आराम से पढ़िए और साथ में जो भी हमारे द्वारा जो भी क्लासेस कराई जाती है उनका PDF भी आपको धीरे धीरे मिलेगी। तो आप पहले क्लास कर लीजिए, आपको PDF कुछ दिन में मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम पर, ठीक ना, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं टेलीग्राम का। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ अपडेट भी, संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पर भी मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, साथ ही एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं, जहाँ पर आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आखिर कॉपी कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपके पहला जो क्वेश्चन है वो है कि संक्षेपण का प्रयोग होता है। ठीक है, संक्षेपण का प्रयोग होता है। ऑप्शन में दिया गया है कि व्यक्तिगत पत्र में, दूसरा दिया गया है कि कार्यालयी पत्र में, तीसरा दिया गया है अर्ध सरकारी पत्र में और डी में दिया गया यानी घ में दिया गया है, क ख ग घ में दिया गया है उपर्युक्त क और ख दोनों में। तो आप लोगों को क्या लगता है इनका क्या आंसर हो सकती है? देखिए, मैं आपको आंसर अभी बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग जो मैं अभी क्लास करवा रहा हूं तो आप लोग जो देख रहे हैं तो उसका एक अनुमान आप लगेगा कि आखिर ये हो सकती है। जब आप क्वेश्चंस पढ़े तो इसका आंसर ये हो सकती है आप सही जवाब दें, तो इससे भी आपकी थोड़ा बहुत याद ज़्यादा होगी, आपको क्लासे में सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए संक्षेपण का प्रयोग जो वो होता है व्यक्तिगत पत्र और कार्यालयी पत्र दोनों में। ठीक है, तो ये इनका आंसर डी हो जाएगी और सही है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है कि संक्षेपण का प्रयोग होता है और उसमें मान लीजिए ये कार्यालय वाला नहीं रहेगा और व्यक्तिगत वाला रहेगा, अर्ध सरकारी रहेगा, और भी दो दिया जा सकता है। मान लीजिए कुछ एगोम दे दीजिएगा उपर्युक्त सभी यानी दोनों, और एगोम दे देगा मतलब कि कोई नहीं, तो इसमें आप क्या मारिएगा, ऊपर वाला मारिएगा। तो इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट में हम चलते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर है कि संक्षेपण में शीर्षक होता है। संक्षेपण में क्या शीर्षक होता है, तो इनका क्या होगा आंसर? इनका ऑप्शन में दिया गया है कि प्रसंग से संबंधित, बी यानी ख में दिया गया है कि संक्षिप्तम, और डी में दिया गया ग में दिया गया है सरल, और घ में दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इनका भी क्या होगा, तो इनका भी आंसर जो है वो सभी हो जाएगा, इनमें से तीनों। ठीक है, चलिए हम चलते जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवानी है। तो अगला जो आपका है कि संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी एक तिहाई यानी ख नंबर आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संक्षेपण की भाषा किस पुरुष में होनी चाहिए। संक्षेपण की भाषा जो है किस पुरुष में होनी चाहिए, तो पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उपर्युक्त तीनों। तो इनका सही आंसर हो जाएगी अन्य पुरुष। ठीक है, यानी कि ग नंबर सही आंसर है इनका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गया भाई, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संक्षेपण का अनिवार्य गुण। संक्षेपण का अनिवार्य गुण पहला है संक्षिप्तता। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा मतलब कि इसमें जब PDF बनाए हैं तो इसमें थोड़ा पता नहीं कैसे हो जाती है, ये ऐसे लिखा है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्तता। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें देखने में चेंज लग रहा है, तो उसको घबराना नहीं है। ऑप्शन ख में दिया गया है कि विस्तार, ये विस्तार है, और ग में दिया गया है उपर्युक्त दोनों, और इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। ठीक है, पहला ही हो जाएगा, यानी कि क नंबर का ही, यानी कि हो जाएगा संक्षिप्तता। ठीक है, संक्षिप्तता हो जाएगा इनका राइट आंसर, यानी कि क नंबर। ठीक है, इसमें ABCD नहीं दिया गया है आपको एग्जाम में, लेकिन ABCD ही रहेंगे, आपको घबराना नहीं। इसीलिए हमें भी प्रॉब्लम हो रही है, क ख ग लिखा हुआ है टाइपिंग में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कि संक्षेपण का विलोम होता है, इसका विलोम क्या होता है संक्षेपण का? क में दिया गया है पलवन, भाव, विस्तारण,
गौ में दिया गया है उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर क्या होगा कि संक्षेपण का विलोम क्या होता है भाई, तो होता है इनका पलवन। ठीक है, पलवन यानी कि क नंबर सही आंसर इनका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए, संक्षेपण का जो है शीर्षक होना चाहिए, क्या होना चाहिए संक्षेपण का शीर्षक। एम दिया गया है प्रसंग से संबंधित, संक्षिप्त, सरल, उपर्युक्त सभी, तो इनका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, घ नंबर राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संक्षेपण को जो है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से संक्षेपण को किस नाम से जाना जाता है। क में है निबंध, सारलेखन, टिप्पण। ठीक है, तो एगो गौ नंबर गौ नंबर लगता है डिलीट हो गया। चलिए गौ नंबर हम आपको बताते हैं, गौ नंबर में है अनुवाद। ठीक है, चलिए मान अनुवाद। ठीक है, चलिए अनुवाद हम दे देते हैं। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर ये हो जाएगा कि संक्षेपण का जो है और जो मतलब कि निम्न में से जो किस नाम से जाना जाता है तो वो है आपका सारलेखन। ठीक है, ख नंबर सही आंसर सारलेखन। ठीक है, क्या तो सारलेखन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संक्षेपण में भाव एवं भाषा कैसी होनी चाहिए। संक्षेपण में भाव एवं भाषा कैसी होनी चाहिए। शुद्ध एवं सुस्पष्ट, शुद्ध एवं अस्पष्ट, अस्पृष्ट है। और ग में दिया गया है असमान और घ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगी आपकी क नंबर, यानी शुद्ध और सुस्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, यानी शुद्ध होनी चाहिए और पूरा स्पष्ट से होनी चाहिए। ठीक ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पलवन की शैली होनी चाहिए। व्यास शैली, नेक्स्ट ये है कि समास शैली, उपर्युक्त दोनों और उपर्युक्त में से कोई नहीं। पलवन की शैली होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, यानी कि व्यास शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर इनका है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पलवन का दूसरा नाम, पलवन का दूसरा क्या नाम है। पलवन का दूसरा नाम ऑप्शन में दिया गया है, क्या सब दिया गया है भाई इधर, हाँ ऑप्शन में दिया गया है भाव विस्तारण, ख में दिया गया है भाव समापन, ग में दिया गया है भावाभास, एंड घ में दिया गया है कि भाव अवसान। ठीक ना, घ में क्या दिया गया है भाव अवसान, तो इनका राइट आंसर हो जाएगी आपकी भाव विस्तारण। ठीक है, भाव विस्तारण यानी क नंबर राइट आंसर इनका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलवन और कुछ नहीं वरन यह सहज प्रक्रिया है। क्या है, क नंबर में दिया गया है कि बिंदु से वृत्त बनाने की, ख में दिया गया है चीज से वृक्ष बनाने से। ठीक है, इसके बाद ग में दिया गया है कली से फूल बनाने की, और घ में दिया गया है इनमें से सभी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगी आपकी इनमें से सभी। पलवन और कुछ नहीं वरन यह सहज प्रक्रिया जो है वह है इनमें सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पलवन में क्या होता है। चलिए आंसर ऑप्शन में दिया गया है भाव का विस्तार, केवल शब्दों का विस्तार, ग में दिया गया है अनावश्यक तर्क, एंड घ में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। हम इसको ए बी सी डी भी कह देंगे तो आप लोग समझ लेना। ठीक ना, हमसे हो जाती है कि कभी हम क को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक ना, थोड़ा हमसे मिस्टेक हो जाती है, आपसे भी हो जाएगी जब बोलते रहते हैं तो। ठीक ना, क्योंकि ए बी सी डी ही ज़्यादातर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आखिर हो जाएगी पलवन में होता है, क्या होता है, इनका आंसर हो जाएगी भाव का विस्तार। ठीक है, यानी कि क नंबर आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पलवन का मूल कथन रहता है, क्या रहता है, साधारण, भावगर्भित, इनमें से कोई नहीं, अनुवाद। तो इस प्रकार से सॉरी इसमें दूसरा का दे दिया गया है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पलवन का मूल कथन रहता है, इनका ए में तो साधारण है, ख में तो भाव गर्भित है, लेकिन ग में जो है यहाँ ये दूसरा का ऑप्शन है यहाँ से। ठीक है, ये जो है दूसरा का ऑप्शन है। चलिए हम आपको बता देते हैं, ये ठीक है ख तक, ग तो इनमें से कोई नहीं तो ठीक है, लेकिन ग में दिया गया है, इसका हम बता देते हैं, ग में दिया गया है मुहावरा। ठीक है, मुहावरा पलवन का मूल कथन रहता है, तो इनका सही आंसर हो जाएगी आपकी भावगर्भित। ठीक है, सॉरी भावगर्भित, यहाँ पे भावगर्भित जो है पलवन का जो है मूल कथन है। पलवन का मूल कथन क्या है रहता है, तो
भावगर्भित रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पलवन होता है। ठीक है, पलवन होता है, चलिए चलते हैं यहाँ पे, किधर गया क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन है गायब हो गया भाई। पलवन होता है, एक मिनट, हम उल्टा पुल्टा बोल दे क्या जी। पलवन, सॉरी, देखिए इधर का जो क्वेश्चन है कि पलवन में होता है, तो पलवन में होता है तो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था केवल शब्दों का विस्तार, इसके बाद पलवन का मूल कथन, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, पलवन का, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलवन का मूल कथन रहता है। तो मूल कथन रहता है, क्या रहता है, साधारण, भावगर्भित, तो इसका भावगर्भित होगा। ठीक है, भावगर्भित हो गई, तो हमने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ का क्वेश्चन डिलीट हुआ है क्योंकि इसका ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम चलते हैं आगे जो भी क्वेश्चन उसका ही हम आपको जवाब देते हैं। यहाँ पर है कि सरकारी पत्र में विषय अंकित होता है। सरकारी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, कि सरकारी पत्र में विषय अंकित होता है, तो ऑप्शन में दिया गया है कि संबोधन से पहले, ये है संबोधन। ठीक है, संबोधन से पहले, संबोधन के बाद, इसके बाद है पत्र में सबसे ऊपर और इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी पत्र में विषय अंकित होता है, आपका सही आंसर होगा संबोधन से पहले। ठीक है, संबोधन से पहले ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि पत्र में पिताजी को संबोधित किया जाता है। क्या किया जाता है, जब हम पत्र लिखते हैं ना पिताजी के लिए, तो आप लोग भी लिखते होंगे, तो क्या लिखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है कि पूज्यवर से कि पूजनीय से, उपयुक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताइए, तो इनका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि हम लोग लिख देते हैं कि पूज्यवर, पूजनीय, ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों इनका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, छोटा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छात्र द्वारा प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र, हम लिखते हैं ना कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आवेदन लिखते हैं ना, तो यही मतलब कि क्वेश्चन है। तो इनमें क्या होगा कि याचना पत्र कहते हैं, आवेदन पत्र कहते हैं, आमंत्रण पत्र, या ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आवेदन पत्र। हम लोग कहते हैं ना कि अपने क्वेश्चन रहता है कि अपने प्रधानाचार्य के पास, 10वीं 12वीं में तो आप लोग लिखे होंगे कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें छुट्टी की मांग हो या जो भी हो। ठीक है, इस प्रकार से रहता है, तो आवेदन पत्र कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं। क्या सत्य है, पहला है यह सरकारी पत्र यह सरकारी पत्र का जो है एक उपभेद है। क्या है, एक उपभेद है। ख में दिया गया है इसकी शैली आत्मीय होती है, ये व्यक्तिगत पहचान के साथ प्रेरित होती है। घ में दिया गया उपयुक्त सभी बातें सत्य है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका यहाँ पर है कि उपयुक्त सभी बातें सत्य हैं। ठीक है, यानी ऊपर में जो भी दिया गया है सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दुख पत्र। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे, इसी आपको लग नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, भाई सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपके 100% हम कह सकते हैं जो भी हम आपको करवा रहे हैं, एक भी आपका क्वेश्चन बर्बाद नहीं जाएगा, सब आपके एग्जाम के लिए 100% कारगिल है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं सभी में काम करेगा। ठीक है, उसे 10 को ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगी, लेकिन हम इतना बता रहे हैं तो सब में काम करेगा, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है शोक पत्र। इसके बाद जो दिया गया है सांत्वना पत्र। ठीक है, इस प्रकार से है। और घ में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या होगी भाई, तो इनका सही आंसर हो जाएगी ख नंबर, यानी कि शोक पत्र कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, शोक पत्र। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब देखिए मुहावरा आ रही है, अंटी मारना। मुहावरा का अर्थ क्या है भाई, अंटी मारना। कितना मजेदार है भाई, अंटी मारना, शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना, प्रेम करना। बताइए आप लोग ऑप्शन में कि क्या होगा इनका सही आंसर। चलिए हम आपको बता ही देते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा चाल चलना। चाल चलना, चाल चलना, अंटी मारना, चाल चलना। बहुत, और देखिए अभी तो ये अभी आपको मजा आएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर इतना हल्का, भाई यही मुहावरा आपके एग्जाम में रहेंगे। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है,
ईंट से ईंट बजाना का अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना या लड़ाई करना। आप लोग बताइए कि इनका सही आंसर आखिर क्या होगा। हम तो आपको बतेबे करेंगे। ईंट से ईंट बजाना नहीं कहते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे ससुरा, तो यानी लड़ाई करना। ठीक है, लड़ाई करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की क्वेश्चन है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। खिल्ली, खिल्ली समझ रहे हो बातों को, खिल्ली उड़ाना स्पष्ट है। इसके ऑप्शन दिया गया है व्यंग्य करना, जलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्य करना। ठीक है, व्यंग्य करना। ठीक है, व्यंग्य करना सही आंसर इनका हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ये देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। लोग कहते हैं ना, जब हम पैरों पर खड़ा हो जाएंगे तब ससुरा ये करेंगे, तब ससुरा शादी करेंगे, तब ससुरा का ब्याह करवाएंगे, नहीं कहते हैं। तो यही है क्वेश्चन कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है दूर जाना। इसके बाद है स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। भाई इनका आंसर ये है, एक मिनट हम आपको देख लेते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना। हाँ, तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। इनका सही आंसर हो जाएगी कि स्वावलंबी होना। जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है उसी हिसाब से आपको जवाब भी देना है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा कि स्वावलंबी होना, न कि प्रिय होना। अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब स्वावलंबी होना, क्योंकि सुंदर होना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रिय होना भी बिल्कुल भी नहीं होगा, दूर जाना भी नहीं होगा, मतलब स्वावलंबी होना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखना, जब आपके ऑप्शन में भी क्वेश्चन के जब ऑप्शन आएंगे आपके सामने, तो आपको देखना कि ये नहीं हो सकता, चलो एकरा काट देंगे, तब ये भी नहीं हो सकता तो एकरो काट देंगे, तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब यही ना होगा, इसी में मार देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए कितना मजेदार है कि आसमान टूटना, आसमान टूट जाना ससुरा। मुहावरा का अर्थ क्या है, कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, और गाँव में दिया गया है दुखी होना। ठीक है, तो इनका सही आंसर क्या होगा भाई कि आसमान टूटना का सही अर्थ क्या, मुहावरा क्या होगा, मुहावरा क्या होगा भाई। इनका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें कहते हैं आसमान टूट गया ससुरा, एक के बार अचानक कोनो जो है मुसीबत आ गया। ठीक ना, अचानक मुसीबत आना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है कि घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का क्या पीना ससुरा को, घाट घाट का पानी पिए हैं ससुरा, छोड़ेंगे नहीं तोरा, नहीं कहते हैं। तो इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा, प्यास लगना, कि बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना या अनपढ़ होना। नहीं कहते रे ससुरा हम घाट घाट के पानी पिए हैं ससुरा, तोरा छोड़ेंगे नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब होगा कि बहुत अनुभवी होना। तब नहीं कहते घाट घाट का पानी पिए हम, छोड़ेंगे नहीं तोरा, तो यही वाला। तो चलिए अगला है, नेक्स्ट जो मुहावरा है कि त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, त्राही तरना, त्राही त्राही करना, नहीं त्राही सब में सुनते हैं आप लोग, बहुत दुखी होना, रोना, नाराज होना, क्रोध होना। तो इनका सही आंसर हो जाएगी बहुत दुखी होना। ठीक है, बहुत दुखी होना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि घोड़ा बेचकर सोना, घोड़ा बेचकर सोना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, गहरी नींद में सोना, कि निश्चिंत होना, कि अधिक मुनाफा कमाना या व्यापार करना। घोड़ा बेचकर सोना, इनका मुहावरा का अर्थ सही हो जाएगी कि निश्चिंत होना। क्या हो जाएगी भाई, निश्चिंत होना, यानी कि ख नंबर इनका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो आपका है वो है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि आपके 5 अंक के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, और ये आपके एग्जाम में मोस्ट भी आए हैं। अभी इसमें हम आपको 2 गो करवा रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि उच्चारण पर टिप्पणी लिखे। उच्चारण पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है, उच्चारण के बारे में आपको लिखना है। तो उच्चारण लिखेंगे कि उच्चारण तथा अवर्तनी का भाषा में विशेष महत्व है, अतः ध्वनियों को लिखते या बोलते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बाबू, सावधान रहना चाहिए। कुछ ध्वनियों में तो नाम मात्र का ही भेद होता है, फलस्वरूप एक ही जगह दूसरे के प्रयोग की भूल हो जाती है। ऐसी दशा में भिन्न अर्थ वाले शब्द का प्रयोग हो जाता है जो गलत होता है। ऐसी गलतियां स्वर और व्यंजन दोनों ध्वनियों में जो है जो हो जाती है, वैसे नियत नियत बहु बहु ये लिखते हैं ना हम लोग कि ये गलत हो जाते हैं, जैसे नियत ये वाला और ये वाला नियत तो गलत हो जाती है। बहु और बहु ये वाला, देखो बाढ़ या बाढ़ ये लिखते हैं लोग, बहन या बहन ये भी लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाती है। वास वास बास,
शेर शेर इस प्रकार से, तो ये सब जो है गलत हो जाते हैं, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलते हैं, यहाँ पर है भाई, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए इसके बाद शब्द, इसके बाद देखिए लेखन उच्चारण का अनुसरण करता है। प्रत्येक भाषा में व्यंजन तथा स्वर वर्णों के सार्थक संयोग से शब्द बनाए जाते हैं। इनकी वर्तनी में जो है अस्थायित्व रहता है, जबकि उच्चारण देश काल आदि के कारण बदलता रहता है। स्थानीय बोली के असर से भी जो है हिंदी ध्वनियों का जो है उच्चारण बिगड़ या बदल जाता है, जिसके कारण लिखते समय वर्तनी की भूलें हो जाती है। ठीक है, वर्तनी संबंधित भूलें लिपि का शुद्ध ज्ञान न होने पर भी जो है हो जाया करती है। सामान्यतः संयुक्ताक्षर, चंद्र बिंदु अनुसार तथा पंचमाक्षर के प्रयोग में भी काफी भूलें हो जाती है। ठीक ना, चलिए यहाँ तक आपको जो है लिख देनी है इनका, तो आपको 5 नंबर बाबू मिल जाएगी अच्छा से। अगर आप लिखते हैं तो अच्छा से, नहीं लिखते हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाएगी। ठीक ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजभाषा पर टिप्पणी लिखे। किसमें? राजभाषा पर। राजभाषा जैसे अपना राजभाषा कौन है? राज का भाषा जैसे बिहार का राज कौन सी भाषा है? बांग्ला की। तो इसके बारे में आपको लिखनी है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखनी है आपको कि प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। किसकी? प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का सामान्य अर्थ राजकाज चलाने की भाषा, अर्थात भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने की सुविधा हो। राजभाषा से राजा यानी शासक की भाषा अथवा राज्य की, यहाँ पर रा है, यहाँ पर जय है, राज्य की भाषा, दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। केंद्र की राजभाषा को संघ भाषा भी कहा जाता है। प्रशासन तथा यहाँ पर किधर है भाई? प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण सरकारी दृष्टि से, यहाँ पर हम करते ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, दृष्टि से राजभाषा का जो है बहुत महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से 4 क्षेत्रों में किया जाता है: शासन, विधान, न्यायपालिका एवं विधान पालिका। स्वतंत्र भारत में नए संविधान की रचना तथा भारत के राज्य गणराज्य बन जाने पर जो है भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व राष्ट्रभाषा जो है शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता था जिस अर्थ में जो है आज राजभाषा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थात नहीं समझे, हम हमको बताते हैं। अर्थात संविधान में स्वीकृति के बाद इसका प्रयोग आरंभ हुआ। भारत में वर्तमान में 36 राज्य हैं। हर राज्यों की जो है अलग अलग भाषा जो है, जो उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो ये है आपका कि बिहार की भोजपुरी, बांग्ला की बांग्ला, तमिलनाडु की तमिल, उड़ीसा की उड़िया, गुजरात की गुजराती एंड इस प्रकार से आपको जो है आसाम का असमिया, महाराष्ट्र का मराठी, पंजाब का पंजाबी, इस प्रकार से इनके राजभाषा हैं। इसी प्रकार से अगर इधर हम थोड़ा और करते हैं, लास्ट है कि इसी प्रकार भारत के हर राज्य की जो है अपनी अपनी भाषा है। उन्हीं में से कुछ भाषा को जो है संविधान की 8वीं सूची में भी अधिकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिए होंगे। हमारी बातों से जो आपको मिली है ज्ञान, अगर आपको हमारी इस वीडियो से, इस क्लास से कुछ भी सीखने को मिल रहे हैं तो आगे आने वाले क्लास के लिए आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो हम जल्द क्लास आपको लोगों के लिए लाएंगे। कमेंट्स में बताइएगा भी कैसा क्लास लगा है आपको। ठीक है, साथ में कुछ भी पूछना हो जरूर पूछना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी सपोर्ट रहेगी तो ही हम आपके लिए क्लास ला पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।